जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की शौर्य गाथा पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 5 में आज बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच की कानूनी लड़ाई और उन दोनों के बीच के उस गहरे विवाद के बारे में जो कभी मिट ना सका। पहले इतना भर याद रखें कि दोनों ही महान देशभक्त थे, दोनों ने ही भारत के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। कोई आर्थिक लोभ, सांसारिक सुख इन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन दोनों के बीच का संपत्ति विवाद इन्हें अदालत तक खींच ले गया था, जिस पर सहसा विश्वास करना भी कठिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुल 5 भाई थे: सोमा भाई, नरसी भाई, विठल भाई, वल्लभ भाई और काशी भाई। वल्लभ भाई से 2 साल बड़े थे विठल भाई, जिनका जन्म वर्ष 1873 में हुआ था। विठल भाई भी बैरिस्टर थे और इंग्लैंड जाकर कानूनी पढ़ाई करने का उनका खर्च भी वल्लभ भाई ने ही उठाया था। विठल भाई भी आजादी के सिपाही थे, लेकिन वल्लभ भाई और उनके दृष्टिकोण में कुछ अंतर था। एक ओर जहां वल्लभ भाई पक्के पूर्ण समर्पित गांधीवादी थे, वहीं विठल भाई गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। अप्रैल 1933 में विठल भाई इलाज के लिए वियना पहुंचे। वियना के उसी अस्पताल में उन दिनों सुभाष चंद्र बोस का भी इलाज चल रहा था। मई 1933 के प्रारंभ में गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित कर देते हैं। वियना में विठल भाई और सुभाष इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 9 मई 1933 को वे एक संयुक्त बयान जारी करते हैं, जिसे बोस पटेल मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। इस बयान में गांधी जी को एक असफल नेता बताते हुए नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी। विठल भाई पटेल के निकट सहयोगी गोवर्धन भाई पटेल अपनी पुस्तक विठल भाई पटेल लाइफ एंड टाइम्स में मिस्टर अल्फ्रेड टर्नौर के हवाले से लिखते हैं, वियना के होटल डी फ्रांस के कमरे में उस दिन विठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस संयुक्त बयान की भाषा पर चर्चा कर रहे थे। सुभाष ने कहा, गांधी जी उस पुराने फर्नीचर की तरह हैं जो अब किसी काम का नहीं है। अपने समय में उन्होंने अच्छा काम किया है, पर अब वे एक रुकावट है। कुछ समय बाद विठल भाई पटेल जेनेवा चले जाते हैं। वहां उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है। सितंबर 1933 में उन्हें इलाज के लिए जेनेवा के निकट क्लिनिक लॉ लेग्रेनन ग्लैंड में भर्ती किया जाता है, लेकिन उनकी सेहत दिनों दिन बिगड़ती चली जाती है। उस गंभीर हालत की खबर मिलने पर उनके कई पुराने मित्र जो उन दिनों जेनेवा के आसपास थे, उनसे मिलने अस्पताल पहुंचते हैं। इनमें शामिल थे वालचंद हीराचंद, अंबालाल साराभाई, भूला भाई देसाई, दीवान बहादुर के एम झावेरी, सर डेनिस ब्रे आदि। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति उनको सबसे ज्यादा आराम दे सकती थी, वे थे उनके छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उन दिनों नासिक जेल में बंद थे। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल अ लाइफ में लिखते हैं, वल्लभ भाई ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कई पत्र विठल भाई को लिखे जो उन तक पहुंचे ही नहीं, और विठल भाई ने सोचा कि उनका छोटा भाई उनकी उपेक्षा कर रहा है। आखिर 22 अक्टूबर 1933 को विठल भाई इस दुनिया से चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने उनके अंतिम दिनों में उनकी खूब सेवा की थी। महात्मा गांधी ने इस बारे में कई अवसरों पर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। 27 अक्टूबर 1933 को गांधी जी ने सरदार पटेल को लिखा, सुभाष का कार्य किसी भी प्रशंसा से आगे है। सभी सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि उन्होंने विठल भाई की अद्भुत सेवा की थी। यहां तक तो सब ठीक था। संबंधों ने खराब मोड़ तब लिया जब इस बात का पता चला कि विठल भाई ने अपने अंतिम दिनों में वसीयत की थी, जिसमें उनकी कुल संपत्ति का लगभग 3/4 भाग भारत में राजनीतिक उत्थान के लिए सुभाष चंद्र बोस को देने की बात कही गई थी।
विट्ठल भाई की कोई संतान नहीं थी। वसीयत में 2 एग्जीक्यूटर्स नियुक्त किए गए थे। इनके नाम थे गोवर्धन भाई पटेल और डॉक्टर पीटी पटेल। डॉक्टर पीटी पटेल की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। सुभाष ने जेनेवा से गोवर्धन भाई पटेल को वसीयत की कॉपी भेजी और संपत्ति मांगी। जब गोवर्धन भाई ने वो कॉपी नासिक जेल में बंद सरदार पटेल को दिखाई तो वे हैरान रह गए। सरदार को वसीयत की विश्वसनीयता पर संदेह हुआ। गोवर्धन भाई पटेल लिखते हैं, सरदार ने पूछा, जब वसीयत की गई तब विट्ठल भाई अस्पताल में भर्ती थे, गंभीर रूप से बीमार थे, तो वसीयत पर उनके हस्ताक्षर को अटेस्ट करने के लिए किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर क्यों नहीं है? वे मुझसे जानना चाहते थे कि उन दिनों विट्ठल भाई के कई मित्र जैसे भूला भाई देसाई, वालचंद हीराचंद, अंबालाल साराभाई और अन्य स्विट्जरलैंड में जेनेवा के आसपास ही थे, फिर भी वसीयत पर गवाह के रूप में दस्तखत करने वाले तीनों व्यक्ति बंगाली ही क्यों थे, और उनमें से भी 2 तो छात्र थे। दोस्तों, ये बहुत गंभीर आरोप थे। कई वर्षों तक खींचतान चलती रही। गोवर्धन भाई का कहना था कि या तो वसीयत पर सहमति बने या इसकी इंटरप्रिटेशन पर कोर्ट से रूलिंग आए। सहमति नहीं बन सकी। आखिर जनवरी 1939 में वसीयत के कंटेंट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए गोवर्धन भाई पटेल मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में ले गए। हाई कोर्ट में इसे सुना जस्टिस बोमंडी वाडिया ने। उनका निर्णय सुभाष के खिलाफ था। जस्टिस वाडिया के निर्णय के विरुद्ध सुभाष ने अपील दाखिल की, जिसे सुना चीफ जस्टिस जॉन ब्यूमॉन्ट और जस्टिस हरिलाल कानिया ने। आगे चलकर जस्टिस कानिया भारत के पहले सर्वोच्च न्यायाधीश बने। यहां भी फैसला सुभाष के विरुद्ध ही गया था। मुकदमे में सुभाष की पैरवी की उनके बड़े भाई शरत चंद्र बोस ने, जो स्वयं एक विख्यात वकील थे। प्रश्न उठता है कि वसीयत को गैर कानूनी ठहराए जाने के पीछे क्या तर्क दिए गए होंगे। दोस्तों, वसीयत की क्लॉज 9 की सब क्लॉज 5 में लिखा था, द बैलेंस ऑफ माई एसेट्स आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द अबव 4 गिफ्ट्स इज टू बी हैंडेड ओवर टू मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, सन ऑफ जानकी बोस ऑफ 1 वुडबर्न पार्क, कैलकाटा, टू बी स्पेंट by the said Mr. Subhash Chandra Bose or by his nominee or nominees according to his instructions for the political upliftment of India and preferably for public work on behalf of India's cause in other countries. विट्ठल भाई पटेल ने 4 छोटे छोटे गिफ्ट्स अपने परिजनों को दिए थे, जो कुल मिलाकर उनकी संपत्ति का 25% भी नहीं था। बाकी के लिए उन्होंने कहा था, बाकी एसेट्स एक वुडबर्न पार्क कोलकाता के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस को दे दिए जाएं, जो उक्त सुभाष या उसके नामित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसके निर्देशानुसार भारत के राजनीतिक उत्थान, विशेषतः विदेशों में भारत के उद्देश्य के प्रचार के लिए खर्च किए जाएं। तो विट्ठल भाई ने अपनी संपत्ति सुभाष को भारत के राजनीतिक उत्थान के लिए देने को कहा था। जस्टिस ब्यूमॉन्ट ने अपने फैसले में लिखा कि चूंकि वसीयत सुभाष के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि भारत के पॉलिटिकल अपलिफ्ट के लिए है, इसलिए यह गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आती और ना ही ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 6 में दी गई ट्रस्ट की डेफिनेशन पर ही खरी उतरती है, और ना ही ये वसीयत चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के सेक्शन 2 में बताए गए चैरिटेबल पर्पज में ही आती है। सेक्शन 2 में 4 तरह के चैरिटेबल पर्पज बताए गए हैं। 1 रिलीफ ऑफ द पुअर, 2 एजुकेशन, 3 मेडिकल रिलीफ, 4 एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जस्टिस ब्यूमॉन्ट के अनुसार पॉलिटिकल अपलिफ्ट ऑफ इंडिया को जनरल पब्लिक यूटिलिटी नहीं कहा जा सकता था। उसने लिखा, अदालत के लिए यह निश्चित करना असंभव है कि पॉलिटिकल अपलिफ्ट ऑफ इंडिया में क्या समाहित है। जस्टिस कानिया ने भी जस्टिस ब्यूमॉन्ट की राय से सहमति जताते हुए लिखा, एप्लीकेंट
यानी सुभाष की जिम्मेदारी है कि कोर्ट को संतुष्ट करें कि न केवल बेनिफिट ऑफ इंडिया एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, बल्कि यह भी कि पॉलिटिकल अपलिफ्ट ऑफ इंडिया भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। पॉलिटिकल अपलिफ्ट ऑफ इंडिया का अर्थ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समझा जाएगा, इसलिए वसीयत वेग है। दोस्तों, इस तरह कानूनी नुक्ते निकालकर अंग्रेजों की अदालत ने सुभाष को विट्ठल भाई पटेल की वसीयत से दूर कर दिया था। उधर सरदार पटेल या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने उस जायदाद में से कुछ नहीं लिया था। तुरंत 1,20,000 रुपए का चेक विट्ठल भाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया गया। विट्ठल भाई पटेल के रुपयों का लालच ना सुभाष चंद्र बोस को था और ना सरदार पटेल को। फिर भी दोनों के संबंध इस विवाद ने बेहद खराब कर दिए थे। 6 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सरदार पटेल के पुत्र दाया भाई को लिखा था कि हमें इस विषय में कुछ नहीं करना चाहिए और जो सुभाष के हाथ जाता है जाने देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के बीच व्यक्तिगत झगड़े का असर उनके राजनीतिक निर्णयों पर भी आ गया। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल अ लाइफ में लिखते हैं, वर्ष 1937 के आखिर में जब गांधी जी ने अगले वर्ष के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष का प्रस्ताव रखा तो सरदार ने कहा, मैंने देखा है कि सुभाष स्थिर नहीं है, लेकिन गांधी जी की सहमति थी, इसलिए सुभाष सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की सुभाष ने। सरदार पटेल ने बड़े चाव से सब व्यवस्था की थी, लेकिन जल्दी ही उनके संबंधों में फिर कड़वाहट बढ़ने लगी। जहां सरदार पटेल पक्के गांधीवादी थे, वहीं सुभाष समाजवाद की बात कहते थे। दूरियां बढ़ने लगी। 15 जुलाई 1938 को सरदार पटेल द्वारा राजेंद्र प्रसाद को लिखा गया पत्र इसकी गवाही देता है। उन दिनों राजेंद्र प्रसाद बीमार थे और आराम चाहते थे। सरदार पटेल उन्हें लिखते हैं, जवाहर कम से कम 4 महीने के लिए विदेश चले गए हैं, आप भी 6 महीने के लिए चले जाएं, और हमें ऐसे अध्यक्ष से निपटना है जिसे अपने ही कार्य का पता नहीं है। जब सुभाष ने वर्ष 1939 के लिए भी अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की तो सरदार ने उनका जमकर विरोध किया, जिसके बारे में इस श्रृंखला के भाग 4 में पहले ही बताया जा चुका। गांधी जी और सरदार पटेल सहित गांधी जी के अन्य अनुयायियों के विरोध के बाद भी सुभाष जनवरी 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन सरदार पटेल मार्च 1939 में त्रिपुरी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष को पंत प्रस्ताव के माध्यम से पटकनी दे देते हैं। राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक पटेल अ लाइफ में लिखते हैं, पटेल वहां सुभाष को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तक सीमित कर देना चाहते थे और इसके लिए वे पार्टी में टूट के लिए भी तैयार थे। उनका यह उद्देश्य उस प्रस्ताव के पास होने से पूरा हो गया जिसके अनुसार कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन गांधी जी की सहमति से ही हो सकता था। यह प्रस्ताव न पटेल ने तैयार किया था और न ही इसके पक्ष में बोले थे। वास्तव में उन्होंने बड़ी सावधानी से त्रिपुरी में मंच से दूरी बनाए रखी। उनकी रुचि रोल में नहीं, गोल में थी। पंत द्वारा लाया गया प्रस्ताव राजा जी ने तैयार किया था। वे ही इस प्रस्ताव के अनुमोदन में पटेल की तरफ से बोले थे। नदी में 2 नाव हैं, एक नाव पुरानी है पर बड़ी है जिसे गांधी जी चला रहे हैं। दूसरे व्यक्ति के पास एक नाव है जो नई है, आकर्षक ढंग से रंगी और सजी हुई। महात्मा गांधी एक जांचे परखे नाविक हैं जो आपको सुरक्षित किनारे तक ले जा सकते हैं। यदि आप दूसरी नाव में चढ़ते हैं, मैं जानता हूं उसमें छेद है, सभी डूब जाओगे। नर्मदा नदी निश्चित ही गहरी है। नया नाविक कहता है, यदि तुम मेरी नाव में नहीं बैठते हो तो कम से कम मेरी नाव को अपनी नाव से बांध लो। यह भी असंभव है। हम छेद वाली नाव को अपनी अच्छी नाव से नहीं बांध सकते, जिससे हमारी नाव के भी डूबने का खतरा पैदा हो।
पंथ प्रस्ताव पास हुआ और सुभाष को गांधी जी तथा उनके अनुयायियों का सहयोग नहीं मिल सका, जिसकी परिणति अंततः उनके त्यागपत्र में हुई, जैसा आपने भाग 4 में देखा। दोस्तों, दोनों ने ही निसंदेह भारत के लिए सर्वस्व दे दिया था और वे दोनों ही हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन दोनों के बीच ही बड़ा विवाद भी रहा। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाने की। अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।